तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 10वीं हिंदी ग्रामर के ऐसे प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल आपके पेपर में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पेपर में आवेदन पत्र कौन से छापे गए हैं, जीवन परिचय कौन कौन से पूछे जा रहे हैं और इसके साथ साथ में रस कौन कौन से आएंगे, छंद कौन से पूछे जाएंगे, अलंकार कौन से आएंगे, निबंध कौन कौन से आएंगे और इसी के साथ साथ में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कौन कौन सी आएंगी। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ अच्छे प्रकार से बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लिया ना, तो ये सारे टॉपिक आपके बहुत अच्छी प्रकार से कवर हो जाएंगे और सारे के सारे जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा ना, 100% गारंटी से बोल रहा हूँ आप सभी को, ये प्रश्न बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आ चुके हैं, छप चुके हैं। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लो और पेपर देने के बाद में इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने जो प्रश्न आपको बताए वो आए थे या फिर नहीं आए थे। 100% गारंटी से कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रस कौन कौन से आएंगे, छंद कौन कौन से आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इसके अलावा अलंकार कौन से आएंगे और सारी चीज़ें आज मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझाने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले तो हम आवेदन पत्र देख लेते हैं कि आवेदन पत्र आपके पेपर में कौन कौन से छापे जाएंगे। तो पहला आवेदन पत्र तो ये रहा, अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने तो एक आवेदन पत्र लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस आवेदन पत्र को बिल्कुल आप लोग अच्छी प्रकार से याद करके जाना, क्योंकि देखिएगा ये आवेदन पत्र जरूर आपके पेपर में परीक्षाओं में आएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इस आवेदन पत्र को देख लेना। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, और आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देना है और इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ये आवेदन पत्र लिखना होगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसलिए आप सब लोग इस आवेदन पत्र को अच्छे से देख लेना और याद भी कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब दूसरा आवेदन पत्र ये रहा, आप लोग इसको भी देख लो। ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगवाने हेतु कलेक्टर को पत्र। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला आवेदन पत्र भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। देख सकते हो, इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा आवेदन पत्र लिखना होगा। सेवा में श्रीमान कलेक्टर महोदय, और इस प्रकार से ध्वनि विस्तार केंद्रों पर रोक लगाने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। तो पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आवेदन पत्र मैं आपको बता चुका हूं। इस प्रकार से आप लोग इस आवेदन पत्र को कंप्लीट कर लेना, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आवेदन पत्र भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूं। और उसके बाद में देखो बारी आती है आपकी एक और आवेदन पत्र की। तो देखो, एक ये वाला आवेदन पत्र भी आप लोग कंप्लीट कर लेना, अवकाश प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस आवेदन पत्र को भी देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अवकाश प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। पूरा का पूरा आपको मैं यहाँ तक का बता चुका हूँ, ठीक है। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक आवेदन पत्र और ये है, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु आवेदन पत्र। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। चलो मैं आपको बता देता हूँ एक और आवेदन पत्र। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस आवेदन पत्र को भी आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लेना। नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले के नियमित सफाई के संबंध में एक आवेदन पत्र लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये वेरी मोस्ट टाइम पे है, बिल्कुल इस साल आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखो, इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा याद कर लेना है, ठीक है। श्रीमान प्रशासक महोदय, नगर पालिका निगम देवास, या जो भी आपकी नगर पालिका हो, या अगर उसमें कुछ लिखे तो इस तरह से बता देना, या फिर नहीं लिखे तो अपने पता आपको डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना, मोहल्ले में गंदगी अधिक हो जाने के संबंध में मोहल्ले, या आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हो, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। इस प्रकार से भी लिख सकते हो या फिर इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो। आप देखो, इसके बाद में आपको इस प्रकार से लिखना होगा, मान्यवर अत्यंत खेद के साथ लिखने में आता है कि हमारे मोहल्ले में वार्ड नंबर 35 में गंदगी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और इसके बाद में अब आगे आपको लिखना है घरों की सफाई, देखो गटरों की देखो, गटरों की सफाई गत 2 माह से नहीं हुई है, इस कारण पानी रुक गया है और मच्छरों के प्रकोप बढ़ने से मलेरिया फैल रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वार्ड 35 में दरोगा को सूचित कर सफाई की व्यवस्था करवाकर अनुग्रहित करें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको लिख सकते हो। पूरा का पूरा आवेदन पत्र मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग इसको इस प्रकार से पूरा का पूरा लिख सकते हो। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन और बता देता हूँ। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जीवन परिचय इनको और याद कर लेना। सूरदास का जीवन परिचय बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। तो देखो, यहाँ से आपको जीवन परिचय इस प्रकार से याद कर लेना, जीवन परिचय वाला पॉइंट ये लिखा है। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग इनकी रचनाओं को याद कर लेना। और उसके बाद में देखो, ये लिखा भाव पक्ष और कला पक्ष जरूर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको भाव पक्ष और कला पक्ष इस प्रकार से आपको लिख देना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में स्थान ये लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो गया आपका जीवन परिचय किसका कंप्लीट, सूरदास का, ठीक है ना। सूरदास का पूरा जीवन परिचय आप लोग याद करके जाना। अब इसके बाद में बारी आती है तुलसीदास जी की। तो देखो, तुलसीदास जी के जीवन परिचय में आपको सबसे पहले जीवन परिचय वाला पॉइंट याद कर लेना है। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आपको रचनाएं याद कर लेनी है, ठीक है ना। वैसे वहाँ पर आपसे केवल यही पूछे जाएंगे, रचनाएं पूछी जाएंगी। और तुलसीदास जी का
भाव पक्ष पूछा जाएगा। ये कौन सा पक्ष है, यहाँ पर आपको हेडिंग दे दी नहीं, भाव पक्ष पूछा जाएगा। और उसके अलावा देखो कला पक्ष पूछा जाएगा और हिंदी साहित्य में स्थान पूछा जाएगा। ठीक है ना, जितने पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं ना उतने पॉइंट्स आपको लिख कर आने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको जीवन परिचय वाला पॉइंट एक्स्ट्रा बताया, तो ये लिख कर आपको नहीं आना है। अगर रचनाएं पूछी तो रचनाएं लिखो, ठीक है ना। भाव पक्ष पूछा तो भाव पक्ष लिखो, कला पक्ष पूछा कला पक्ष लिखो, हिंदी साहित्य में स्थान पूछा तो ये लिखो। यही पॉइंट्स अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो ये तो दो तो हो गए आपके कवि परिचय। अब बात कर लेते हैं लेखक परिचय की। तो देखो लेखक परिचय में एक तो मन्नू भंडारी का याद करके जाना, ये बिल्कुल आपका आएगा। रचनाएं यहाँ से आप लोग देख लेना, इनकी रचनाएं याद कर लेना। उसके बाद में देखो जो लेखक होते हैं ना उनकी पूछी जाती है भाषा शैली, ठीक है ना। तो लेखक की भाषा शैली आपको अच्छे से इस प्रकार से लिख कर आनी होगी, भाषा ये लिखी है, शैली ये दी गई है, ठीक है। उसके बाद में देखो हिंदी साहित्य में स्थान ये लिखा है। अब इसके बाद में देखो स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय यहाँ से देख लेना, जीवन परिचय ये लिखा है और इनकी रचना ये दी गई है। और उसके बाद में देखो इनकी भाषा ये लिखी है और शैली ये दी गई है। और इसके बाद में देखो हिंदी साहित्य में स्थान ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग इन 4 जीवन परिचय को अच्छे से याद जरूर कर लेना। अब इसके बाद में बारी आती है प्यारे विद्यार्थियों, देखो रस की, रस के संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से आपसे पूछे जाएंगे, आप सब लोग यहाँ से इनको देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो। श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। श्रृंगार रस की परिभाषा को यहाँ से आप लोग अच्छे से देख लेना और इसको याद भी कर लेना। श्रृंगार रस की परिभाषा बिल्कुल आपके पेपर में आएगी, ठीक है। उसके अलावा देखो एक वीर रस की परिभाषा भी आपके पेपर में परीक्षा में पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग वीर रस की परिभाषा को भी अच्छे से याद कर लेना और इसको लिखकर आपको परीक्षाओं में आना, ये बिल्कुल आपसे पेपर में पूछी जाएगी। अब इसके बाद में देखो बारी आती है छंद की। तो देखो छंद में आपको दोहा और चौपाई छंद पूछे जाएंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 100% गारंटी ले रहा हूँ कि दोहा और चौपाई छंद बिल्कुल आपके पेपर में छापे गए हैं। इनको आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जरूर जाना, ठीक है ना। देखो दोहा छंद की परिभाषा ये लिखी है, इसको आप लोग याद कर लेना, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है, ठीक है। उसके बाद में देखो चौपाई छंद की परिभाषा ये भी आपके पेपर में आएगी। तो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी चौपाई छंद की परिभाषा को भी देख लो और अच्छे प्रकार से इसको याद भी कर लो। चौपाई छंद की परिभाषा भी प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग चौपाई छंद की परिभाषा को भी अच्छे से याद कर लेना और इसको पूरा का पूरा लिख लेना। यहाँ पर मैंने आपको दोहा और चौपाई दोनों छंद बता दिए, ये दोनों के दोनों ही छंद आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको अलंकार बता देता हूँ कि अलंकार आपके पेपर में कौन कौन से आने वाले हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इनको अच्छे से देख लीजिएगा। देखो आपके पेपर में अलंकार इस प्रकार से आएंगे। देखो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा बिल्कुल आपके पेपर में आएगी। इसको आप लोग अच्छे प्रकार से देख लो और याद कर लो। 100% गारंटी ले रहा हूँ, पूरा का पूरा जो बता रहा हूँ ना 100% आएगा। अब आप लोग चाहे इनको याद करो या फिर मत करो, इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, मुझे नहीं। तो इसलिए मैं अभी आपको परीक्षाओं के पहले बता रहा हूँ, इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप सब लोग इनको याद कर लो, ये बिल्कुल आपको नंबर देकर जाएंगे, ठीक है। तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा यहाँ से आपको याद कर लेनी है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा को भी याद कर लो। यहाँ पर मैंने आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा भी ये बता दी है, ठीक है। इसको आप लोग याद करके जाना अच्छी प्रकार से, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इसको अच्छे से हल करके लिख कर आ सको, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अगली परिभाषा ये लिखी है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा को भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना और इसको परीक्षाओं में इस प्रकार से लिख कर आना जैसा कि मैंने आपको बताया। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा को भी याद कर लो, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछी जाएगी और इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद में देखो बारी आती है निबंध की। अब निबंध देखते हैं कि निबंध आपके पेपर में कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ से आप लोग इसको देख लेना, विज्ञान के चमत्कार का निबंध, ये पेपर में बिल्कुल आपका आएगा। आप लोग देख लो यहाँ से, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। विज्ञान विद्युत के क्षेत्र वाला पॉइंट ये आपको दिया गया है और शिक्षा के क्षेत्र वाला पॉइंट ये दिया गया, चिकित्सा के क्षेत्र वाला पॉइंट ये लिखा है और कृषि के क्षेत्र वाला पॉइंट ये आपको दिया गया, यातायात विज्ञान के क्षेत्र वाला पॉइंट ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी, मनोरंजन के क्षेत्र वाला पॉइंट ये लिखा है और उपसनार वाला पॉइंट ये लिखा है। बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग याद कर लेना। आप इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लेना। पर्यावरण प्रदूषण का निबंध भी बिल्कुल आपके पेपर में छपेगा, तो इसलिए आप लोग इसको भी देख लो और अच्छे प्रकार से याद कर लो। देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको पर्यावरण प्रदूषण का पूरा निबंध बता दिया है, ये आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। जैसे कि जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इस प्रकार के पॉइंट्स होंगे आपके पेपर में। और उसके बाद में देखो पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम और सुधार के उपाय ये लिखे हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक का इसको देख लो। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को भी देख लो, ये भी आपके पेपर में आएंगे। रीतिकाल की विशेषता लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, रीतिकाल की विशेषता बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछी जाएगी। इनको आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग छायावाद की विशेषताओं को भी याद कर लो, ये भी आपके पेपर में आएंगी। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग प्रगतिवाद की विशेषताओं को जरूर याद कर लेना, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछी जाएंगी। 101% आने वाले क्वेश्चन आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। इसके बाद में देखो काव्य की परिभाषा आपके पेपर में पूछी जाएगी। और उसके बाद में देखो प्रबंध काव्य की परिभाषा, इसको भी आप लोग देख लो और अच्छे से इसको भी याद कर लेना। और उसके बाद में देखो दुआ छंद वगैरह, ये तो मैंने आपको बता ही दिए और ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी है। बाकी और कुछ चीज़ें अगर बची है तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक इसमें से आपको ये मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, ये बिल्कुल 100% पूछा जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद करके जाना। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है, ठीक है। उसके बाद में देखो कहानी और उपन्यास में अंतर भी देख लेना, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास को पढ़ने में अधिक समय लगता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको भी याद कर लेना अच्छे से। अब चलो मैं आपको जीवनी और आत्मकथा में अंतर भी बता देता हूँ, ये भी आपके पेपर में आएगा। जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी किसी महापुरुष की लिखी जाती है, आत्मकथा किसी की भी लिखी जा सकती है। जीवनी अनुमानित होती है, आत्मकथा सत्य होती है। और जीवनी वर्णात्मक शैली में लिखी जाती है और आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल 100% आपके पेपर में आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो अब रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर को याद कर लेना। देखो रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है संस्मरण किसी घटना पर आधारित होता है, रेखा चित्र व्यक्ति पर आधारित होता है। संस्मरण की शैली वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक होती है और रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है। इसके अलावा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कुछ अंतर यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है। संधि और समास में अंतर बिल्कुल आप लोग देख कर जाना। जैसे कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो पदों के मेल को समास कहते हैं। संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल और समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपण, ठीक है ना। 4 अंतर आप लोग बिल्कुल याद करके जाना। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर भी आपसे पूछा जाएगा, इसको भी याद करके जाना। जैसे कि स्थायी भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, संचारी भाव पानी के बुलबुलों की तरह आते जाते रहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है, एक रस के कई संचारी भाव होते हैं और ये संचारी भाव के अंग नहीं है, ये स्थायी भाव के अंग है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर भी आप लोग याद कर लेना। जैसे कि महाकाव्य में नायक नायिका के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है और खंड काव्य में नायक नायिका के जीवन के किसी एक घटना का चित्रण होता है, ठीक है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य विस्तृत होता है, खंड काव्य संक्षिप्त होता है और महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं और खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है, ठीक है। उदाहरण आपको लिख देना रामायण, साकेत, कामायनी। और खंड काव्य के उदाहरण आपको लिखना है पंचवटी, जिद्रथ वध और सुदामा चरित, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग नाटक और एकांकी में अंतर भी याद करके जाना, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, नाटक में 1 से अधिक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। नाटक में आधिकारिक के साथ सहायक और गौण कथाएं भी होती है, एकांकी में एक ही कथा घटना होती है। नाटक का कलेवर विस्तृत होता है, एकांकी का कलेवर संक्षिप्त होता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग याद कर लेना इसको। अब इसके बाद में देखो जीवनी और आत्मकथा में अंतर भी आपका आएगा। जैसे कि पहला लिखा, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी किसी महापुरुष की लिखी जाती है, आत्मकथा किसी की भी लिखी जा सकती है। जीवनी अनुमानित होती है, आत्मकथा सत्य होती है। जीवनी वर्णात्मक शैली में लिखी जाती है, आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। जीवनी की प्रामाणिकता आवश्यक है और आत्मकथा की प्रामाणिकता आवश्यक नहीं है, ठीक है। उदाहरण क्या है, कलम का सिपाही, और इनका उदाहरण आपकी कहानी क्या भूलूं क्या याद करूं। और आप सब लोग इसको याद करके जाना, बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। कहानी और उपन्यास में अंतर भी आप लोग याद कर लेना। जैसे कहानी संक्षिप्त होती है, उपन्यास विस्तृत होता है। कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास को पढ़ने में अधिक समय लगता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। कहानी में एक कथा घटना होती है, उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य कथाएं भी होती है। उदाहरण क्या, कपन, नमक का दरोगा, और इसमें उदाहरण गोदान और गबन, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद करके जाना। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या की बात करें तो सबसे पहले एक तो इसको आप लोग अच्छे से याद करके जाना, हमारे हरी हारियल की लकड़ी, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगी। तो चलो मैं आपको एक तो इसका और एक इसका, ये जो अथवा में पूछा गया मधु गुण गना, इन दोनों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बता देता हूँ कि इसकी व्याख्या आपको किस प्रकार से परीक्षाओं में कर आनी होती है।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग देख लें, ये जो आपको दिया गया था इसका संदर्भ ये लिखा है और उसके बाद में देखो प्रसंग किया जाएगा और उसके बाद में देखो भावार्थ यानी कि व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी है, ठीक है। और इसके अथवा में जो पूछा गया था ना आपसे मधुप वाला ये वाला, तो इसको यहाँ से देख लो, इसका संदर्भ ये हो जाएगा और उसके बाद में देखो प्रसंग ये होगा और उसके बाद में देखो भावार्थ आपको इस प्रकार से पूरा लिख देना है, ठीक है ना। इसको लिख कर आना आप लोग परीक्षाओं में। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा यहाँ से आप सब लोग इसकी व्याख्या भी याद कर लेना। संदर्भ प्रसंग सिद्ध भावार्थ देखो यहाँ पर आपका लिखा आएगा, ऊदो तुम हो अति बड़भागी। ये पूरा का पूरा इससे समझ जाना, ये पूरी की पूरी व्याख्या आपको करनी होगी, इसकी भावार्थ आपको इसका बताना होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आप लोग पूरा देख लो। अब चलो मैं आपको फिर इसका भावार्थ बता देता हूँ कि इसका भावार्थ आपको परीक्षाओं में किस प्रकार से लिख कर आना होगा। और साथ ही साथ में देखो इसका तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख ले, ऊदो तुम हो अति बड़भागी, इसकी पूरी की पूरी व्याख्या आपके पेपर में छपी है। तो देखो यहाँ से संदर्भ आप लोग देख लीजिएगा, प्रसंग इसका ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, व्याख्या भी आपके पेपर में इस प्रकार से पूछी जाएगी। ये यहाँ पर मैंने आपको व्याख्या भी बता दी अच्छी प्रकार से, ठीक है। आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा यहाँ से आप लोग इनके गद्यांश की भी व्याख्या देख लो। यहाँ पर लिखा मूर्ति संगमरमर की थी, ये बिल्कुल इस साल आपके पेपर में परीक्षाओं में छापी गई है। और इसके अलावा ये वाली भी आपको पेपर में देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको इन दोनों की व्याख्या बता देता हूँ, किस प्रकार से आपको इनकी व्याख्या करनी होगी। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, इसका संदर्भ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखना आपको, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक नेता हिंदी क्षितिज भाग 2 के पाठ नेताजी का चश्मा से लिया गया है। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी है। रचयिता नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। ये इसका संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग इस प्रकार से आपको लिख देना है, ये प्रसंग होगा। और इसके अलावा देखो व्याख्या आपको इस प्रकार से पूरी लिख देनी है, ये व्याख्या हो जाएगी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में जो इसके अथवा में जो मन्नू भंडारी वाले पार्ट का पूछा गया था, ये पितृगाथा जन्म दे, तो देखो इसका संदर्भ इस प्रकार से आ जाएगा आपका। और उसके बाद में देखो प्रसंग इस प्रकार से आपको लिख देना है और व्याख्या इस प्रकार से लिख देनी, विशेष इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ तक का बता दिया, तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।